तो यदि 2D की बात की जाए, यदि इस 2D की बात की जाए तो 2D में सबसे पहला आपको यहाँ पर 1 2 3 और 1 4, ये 4 पॉइंट दिख रहे होंगे। इन 4 पॉइंटों से आपका 100% एक प्रश्न बनता है। किस प्रकार से बनता है? आपको आकृति दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी आकृति एक बेमी है, दो बेमी है, तीन बेमी है। इस प्रकार से डायरेक्ट पूछा जाता है। यहाँ पर बात करें हम, सबसे पहला है आपका जीरो डायमेंशन। जीरो डायमेंशन की बात की जाए, देखिए डायमेंशन का अर्थ होता है बेमा। ठीक, डायमेंशन का अर्थ क्या होता है? बेमा। यहाँ पर बोला गया है जीरो डायमेंशन यानी कि बेमाहीन आकृति। तो बेमाहीन आकृति कौन सी होगी? जिसकी कोई भी बेमा नहीं होगी, वह होती है आपकी बेमाहीन आकृति। जैसे कि ये आपका जो बिंदु होता है, यही होता है आपका बेमाहीन आकृति। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट बोला जाए 1D। 1D आकृति क्या होगी? यानी कि 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन यानी कि एक बेमी है। अब एक बेमी आकृति यानी कि उसकी एक बेमा होनी चाहिए। अब एक बेमा होनी चाहिए यानी कि यहाँ पर आप देखोगे ये क्या है? एक रेखा है यानी कि लाइन है। लाइन की सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? लंबाई होती है और कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? लंबाई होती है। तो इसकी एक बेमा हो गई, वो बेमा क्या हुई? आपकी लंबाई। ठीक, इसीलिए हम इसे रेखा को एक बेमीय या फिर 1 डायमेंशन कहते हैं, या फिर आप 1D कहोगे। ठीक, इसके बाद 2D की बात की जाए, 2D 2 डायमेंशन यानी कि द्विविमीय आकृति। द्विविमीय आकृति, इसकी दो बेमाएं होनी चाहिए। सबसे पहले यदि आप त्रिभुज ले लो या फिर आप वर्ग ले लो या फिर आप आयत ले लो, यहाँ पर इनकी क्या होंगी? हमेशा ही दो बेमाएं होती है। सबसे पहली चीज़ कि इसकी एक लंबाई होती है। ठीक, और दूसरी चीज़ इसकी एक चौड़ाई होती है। ठीक, एक लंबाई और एक चौड़ाई, ये इसकी क्या हो गई? दो बेमाएं हो गई। ठीक, तो कम से कम दो बेमाएं जिसकी होंगी वही होता है आपका 2D यानी कि द्विविमीय, यानी कि आप बोल सकते हो 2 डायमेंशन। इसके बाद हम बात करें तीसरे पॉइंट की, 3D यानी कि 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन यानी कि त्रिविमीय, यानी कि तीन बेमाएं होनी चाहिए उसकी। आप इसमें से कोई भी ले सकते हो, शंकु, बेलन वगैरह जितने भी होते हैं उनकी तीन बेमाएं होती हैं। कैसे होती हैं? इन्हें 3D आकृति क्यों कहा जाता है? तो देखिए, एक इसकी लंबाई, ठीक, पहली बेमा, दूसरी बेमा चौड़ाई, तीसरी बेमा ऊंचाई या फिर गहराई भी बोल सकते हो आप। ठीक, तो यहाँ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक, तो यहाँ पर तीन बेमाएं हो गई। तो ये सारी आकृतियाँ जो होती हैं ये क्या कहलाती है? आपकी 3D आकृतियाँ कहलाती है। ठीक, अब आपको यहाँ पर 100% ये पता होना चाहिए कि परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक, परिमाप और क्षेत्रफल। यदि परिमाप और क्षेत्रफल की बात की जाए तो देखिए, परिमाप यानी कि पैरामीटर, किसी भी 2D आकृति की, किसी भी 2D आकृति की सीमा की लंबाई जो होगी उसे कहते हैं हम पैरामीटर यानी कि परिमाप। इसका मापन जो होता है वह इकाई में किया जाता है। तो हम बात करेंगे तो ये किस प्रकार से? तो यहाँ पर जैसे कि हमने एक त्रिभुज बनाया और त्रिभुज में आप देख रहे हो कि ये जो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यानी कि हमने ए बिंदु से स्टार्ट किया, ए, बी और सी, ये आपके तीन बिंदु हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट करें तो ये जो आपकी रेखा बनी हुई है, इस रेखा को हम ये मापते जाएंगे पूरा, ये हम पूरा मापते जाएंगे। इस प्रकार से हमने ये मापा और यहाँ तक ए बिंदु तक दोबारा से हमने आ गए और यहाँ तक हमने पूरा मापा। ये जो हमने मापन किया है इसी को कहते हैं हम क्या? परिमाप या पैरामीटर। इसके बाद यदि क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल यानी कि एरिया, किसी भी 2D आकृति द्वारा घेरे गए स्थान की माप, घेरे गए स्थान की माप जो होगी वह क्या कहलाएगी? आपकी क्षेत्रफल कहलाएगी। अब यहाँ पर इसका मापन जो होगा वो मापन हमेशा ही आपका किस में होता है? वर्ग इकाई में होता है। ठीक, अब ऐसे देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं कि ये हमारा एक त्रिभुज है। ठीक, अब इसमें हम यदि क्षेत्रफल की बात करें तो देखिए, ये जो आपका त्रिभुज है, इसने, ये जो आपका व्हाइट बोर्ड है, इसका कितना स्थान घेरा हुआ है? तो ये जो आपका स्थान है, ये जो आपका त्रिभुज ने जो स्थान घेरा हुआ है, यही स्थान क्या कहलाता है? आपका क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक, अब ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। जैसे कि किसी भी 2D आकृति की यदि प्रत्येक भुजा को x गुना कर दिया जाए तब क्या होगा? तो आप हमेशा ही याद रखिएगा, जो आपकी वो 2D आकृति होगी उसका जो परिमाप होगा, क्या होगा? परिमाप जो होगा वो भी आपका x गुना ही हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? आपका x गुना। ठीक, आप हमेशा ही याद रखिए इस बात को। अब इसके बाद
परिमाप आपका x गुना हो जाएगा तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आप हमेशा ही याद रखोगे कि ये जो आपका क्षेत्रफल होगा, ये जो आपका क्षेत्रफल होगा एक्स स्क्वायर गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गुना, ठीक। क्योंकि यहाँ पर यदि 2D आकृति की बात की जाएगी तो उसमें जो क्षेत्रफल होता है वो वर्ग इकाई में मापा जाता है, ठीक। तो x का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर यदि बात की जाए, नेक्स्ट पॉइंट है, यदि सभी 2D आकृतियों का परिमाप समान है तब क्षेत्रफल किसका ज़्यादा होगा। यहाँ पर आपको डायरेक्ट ही पूछा जाता है कि ये आकृति है, ये आकृति है और ये आकृति है, इन सभी आकृतियों का यहाँ पर क्या है, परिमाप समान है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल होगा वो किसका होगा। अब आप क्षेत्रफल निकाल लोगे, उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, तो यहाँ पर आपको हमेशा ही याद रखना है। जैसे कि हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर ये आपका एक त्रिभुज हो गया, ठीक। अब इसके बाद एक चतुर्भुज हो गया 2D आकृति में, ठीक। अब इसके बाद ये 4 भुजाएं हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपकी 5 भुजाएं हो गई, ठीक। 1 2 3 4 5 भुजाएं हो गई। इसके बाद ये आपकी 6 भुजाएं हो गई, ठीक। इसके बाद हम आगे और भी बना सकते हैं लेकिन इतनी जगह नहीं है तो यहाँ पर एक सर्कल डाल देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, इन सब के हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल 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 इन सब में से सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल होगा वो किसका होगा। तो आप हमेशा ही याद रखोगे, जिसकी भुजाएं ज़्यादा होंगी, ध्यान से समझ लीजिए, जिसकी भुजाएं जितनी ज़्यादा होंगी उसका क्षेत्रफल उतना ही ज़्यादा होगा। यदि मान के चलिए यहाँ पर त्रिभुज है और यहाँ पर ये आपका पंचभुज है, त्रिभुज और पंचभुज इन दोनों में से क्षेत्रफल किसका ज़्यादा होगा, तो पंचभुज का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, ठीक। अब यहाँ पर हम बात करें, ये आपका एक त्रिभुज है और एक ये आपका षष्ठभुज है। षष्ठभुज और त्रिभुज में से सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल होगा वो किसका होगा, तो वो किसका होगा, षष्ठभुज का, क्योंकि इसमें 6 भुजाएं हैं और इसमें क्या है, 3 भुजाएं। तो यहाँ पर क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो हमेशा जिसकी भुजाएं ज़्यादा होंगी और उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। अब आप बोलोगे सर सर्कल जो होता है इसकी तो कोई भुजाएं ही नहीं होती, लेकिन आप हमेशा याद रखिए, ये जो आपका एक सर्कल होता है इसमें अनंत छोटी छोटी भुजाएं होती हैं। इसमें जितनी भुजाएं होती हैं इतनी तो किसी भी आकृति में भुजाएं नहीं होती, ठीक। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से आपके काफ़ी प्रश्न हमने आपको पहले भी सॉल्व कराए हैं, त्रिभुज में भी आपको यहाँ से प्रश्न सॉल्व कराए हैं। जब त्रिभुज और वर्ग एक साथ जुड़कर आ जाते हैं तब यहाँ पर काफ़ी सारी कंडीशंस बन जाती हैं। तो हमने आपको यहाँ से काफ़ी अच्छे प्रश्न सॉल्व कराए थे और इसे आप 100% याद रखिए। यहाँ पर देखिए, आपका वर्ग हुआ या आयत हुआ, इनका जो कोई भी विकर्ण होगा वह विकर्ण जो होगा वह शीर्ष पर बने हुए कोण को बराबर बराबर 2 भागों में बांटेगा। अब यहाँ पर यदि हम वर्ग की या फिर आयत की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे, जैसे कि हमने एक वर्ग ले लिया, ठीक। यहाँ पर हम एक वर्ग ले लेते हैं, तो ये हमने एक वर्ग ले लिया, ठीक। अब यहाँ पर वर्ग है या आयत है, आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर क्या बनेगा, आपका 90 डिग्री के एंगल रहते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या रहते हैं, हमेशा ही 90 डिग्री के एंगल रहते हैं, ठीक। तो चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। और यदि यहाँ पर हम एक विकर्ण खींचते हैं, इस प्रकार से यदि हम एक विकर्ण खींचते हैं तो ये पूरा तो 90 का होता है, लेकिन इतना ये 45 हो जाएगा और ये भी आपका 45 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये भी आपका 45 हो जाएगा और ये भी आपका आधा 45 हो जाएगा, ठीक। अब इसी प्रकार से यहाँ पर यदि हमने एक विकर्ण खींच दिया तो ये पूरा 90 है, तो यहाँ पर ये 45 और ये भी आपका 45। इसी प्रकार से यहाँ पर 45 और यहाँ पर भी 45। काफ़ी प्रश्न सॉल्व होते हैं इससे, याद रखिएगा, काफ़ी इजी है लेकिन काम की चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है, ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमें वर्ग के विषय में समझना है और सारे ही जितने भी पॉइंट होते हैं अब तक के वर्ग के विषय में, स्क्वायर के विषय में, वो सारे ही पॉइंट हम कवर करने वाले हैं। इसके आगे और भी पॉइंट हैं, उन्हें भी देखेंगे। सबसे पहले कोई वर्ग हुआ, स्क्वायर हुआ, 100% आपको सभी को पता है उसकी कितनी भुजाएं होती हैं, आपकी 4 भुजाएं होती हैं और चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपकी समान होती हैं। जैसे कि ये भुजा ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक। देखिए 4 भुजाएं होती हैं, चारों भुजाओं की लंबाइयाँ जो होती हैं वो समान होती हैं। 2 विकर्ण होते हैं, ठीक।
दो बेकड़ होते हैं और दोनों की ही लंबाई जो होती है वो आपकी समान होती है। जैसे कि हम इसे D1 बोल दें और इसे D2 बोल दें। ठीक, जैसे कि दो बेकड़ होते हैं, दोनों की लंबाइयाँ समान होती हैं। इसके बाद दोनों बेकड़ शीर्ष पर बने कोणों को समान दो भागों में बांटते हैं। ये बात आपको अच्छे से पता है। यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल बनेंगे। ठीक, ये 90 डिग्री के एंगल होते हैं आपके, और ये आपके 45 डिग्री के एंगल बन जाते हैं, क्योंकि बेकड़ इन्हें समान दो भागों में बांटते हैं। ये चारों ही इस प्रकार से होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। ठीक, दोनों बेकड़ शीर्षों पर बने कोणों को समान दो भागों में बांटते हैं। इसके बाद है आपका चारों अंत्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। सभी को अच्छे से पता है, क्योंकि 90 90 90 90 कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 यानी कि 360 डिग्री। ठीक, इसके बाद परिमाप क्या होगा, तो परिमाप हम सबको अच्छे से पता है। जैसे कि ये आपका एक चतुर्भुज है, यहाँ पर ए बी सी और डी, ये आपका ABCD एक चतुर्भुज है। तो यदि हम ए से स्टार्ट करें तो यहाँ से हम लंबाई मापते चले जाएंगे। यहाँ से हमने लंबाई को मापना स्टार्ट किया और यहाँ से हम मापते रहेंगे और यहाँ तक हमने इसे पूरा की पूरा मापा। तो यहाँ तक हमने मापा, पूरी लंबाई को जो हमने मापा है वो क्या हो जाएगा 4A। यहाँ से यहाँ तक नापो, A हो गया, यहाँ से यहाँ तक A, यहाँ से यहाँ तक A और यहाँ से यहाँ तक A, क्या हो गया आपका 4A। ठीक, तो परिमाप क्या हो जाएगा 4A हो जाएगा। और क्षेत्रफल एरिया क्या हो जाएगा, एरिया सदैव भुजा का स्क्वायर होता है। किसका होता है, कोई भी एक भुजा ले लीजिए, सारी भुजाएं समान होती हैं, तो भुजा का स्क्वायर कर दीजिए। कभी कभी प्रश्न इस प्रकार से भी आ जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपको बेकड़ की लंबाई दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि एरिया क्या होगा। तो अब वहाँ पर क्या करोगे कि जो आपका बेकड़ होगा उसका आप स्क्वायर कर दोगे और उसमें 2 से भाग लगा दोगे। ठीक, जैसे कि आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो D/D/2, इस प्रकार से भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो। ठीक, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे लिख सकते हो। ठीक, अब इसके बाद यदि बेकड़ की बात की जाए तो बेकड़ की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो कोई भी भुजा हुई उसका √2 के बराबर √2 के बराबर होता है। किसी भी भुजा का √2 के बराबर गुना जो करेंगे हम, तो वो क्या होगा आपका बेकड़ निकल कर आएगा, बेकड़ की लंबाई निकल कर आएगी। और दोनों ही बेकड़ों की लंबाई जो होती है वो आपकी समान होती है। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमारा नीचे नेक्स्ट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपके काफ़ी प्रश्न बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक वर्ग बना हुआ है, ये आपका ABC और D, ये आपका एक ABCD एक ये आपका वर्ग बना हुआ है। अब इस वर्ग के अंदर एक आपका वृत्त बना हुआ है और एक आपका बाहर वृत्त बना हुआ है। अब यहाँ पर अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर अंदर ये जो आपका पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा आपका R हो जाएगा, यानी कि ये आपकी अंतःवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक, और यहाँ से यदि हम बात करें यहाँ तक पूरा ले जाएं, यहाँ तक पूरा ले जाएं, तो ये क्या हो जाएगा आपका कैपिटल R हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी आपकी परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहाँ पर यदि हम अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात करें तो वो होता है आपका A/2, और आपको अच्छे से पता है कि सारी ही भुजाएं जो होती हैं वर्ग की हम A मान लेते हैं सारी भुजाओं को, हैं। तो यहाँ पर परिवृत्त की त्रिज्या की बात की जाए तो या तो आप करोगे D/2 या फिर आप करोगे A/√2। ठीक, अब यहाँ पर रेशियो यदि आपसे पूछा जाता है तो आप हमेशा याद रखोगे अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या, इन दोनों का जो रेशियो रहने वाला है वो क्या रहेगा आपका 1:2। ठीक, 100% याद रखिए इस बात को। इसके बाद अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो आप बोलोगे πA²/4। ठीक, इसके बाद यदि परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो आप बोलोगे πA²/2। ठीक, अब इसके बाद हम बात करें आगे, तो यहाँ पर अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और परिवृत्त का क्षेत्रफल, इन दोनों का यदि रेशियो पूछा जाता है और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी काफ़ी मदद करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1:2। हमेशा ही आप इन बातों को याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर बोला गया लीफ एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि वर्ग के अंदर एक पत्ती बनी हुई है तो उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। जैसे कि यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया कि एक वर्ग बना लिया। ठीक, ये हमने एक वर्ग बना लिया, ये है आपका ABC और D, ये आपका ABCD एक वर्ग है। अब आपने क्या किया कि ये जो आपका B पॉइंट है, यहाँ पर आपने प्रकार की नोक रखी और आपने क्या किया कि यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से यूँ खींच दी। ठीक, अच्छे से दिख रहा है ना, ये यहाँ पर इस प्रकार से हमने ये एक रेखा खींच दी है। ठीक, अब हमने क्या किया
कि यहाँ पर अब उसके बाद हमने डी पॉइंट पर एक प्रकार रखी और प्रकार रखने के बाद यहाँ सी से लेकर ए तक ये इस प्रकार से यहाँ पर हमने एक रेखा खींच दी। ठीक, जैसा ही बन रहा है आप देख लीजिए बस। ठीक, अब आपको क्या करना है कि ये जो आपका एरिया है, ये जो आपका एरिया है, इस एरिया का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके दो तरीके होते हैं। ठीक, सबसे पहला तो ये वर्ग जो होता है, वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है आपकी ए लंबाई की होती है, हम ए लंबाई की ही मानते हैं हमेशा हर कोई। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, जब कभी भी आपको उसका क्षेत्रफल निकालना है यानी कि इस पत्ती का क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्या करोगे 4/7 इंटू ए स्क्वायर। ठीक, या तो आप ऐसा करोगे या फिर आपको कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो आपका वर्ग जो होता है, वर्ग का आपके चौथाई हिस्से का क्षेत्रफल दे दिया जाता है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि वर्ग के 1/4 हिस्सा ये हो गया और 1/4 हिस्सा ये हो गया, तो दो जो चौथाई हिस्से होंगे इनके एरिए को आपको प्लस करना है और माइनस कर देना है वर्ग के एरिया से। ठीक, इन दोनों चौथाई हिस्सा यानी वर्ग के चौथाई हिस्से के क्षेत्रफल को दो बार जोड़ना है और उसे माइनस कर देना है किसमें से, वर्ग के क्षेत्रफल में से। तो आपका जो पत्ती का जो क्षेत्रफल होगा वो आपको निकल कर आ जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यदि देखिए यहाँ पर यदि हमने एक वर्ग बनाया और ये वर्ग है आपका ए बी सी और डी, ये आपका ए बी सी डी एक वर्ग है। तो हमने क्या किया कि बी पर प्रकार रखी और बी पर प्रकार रखने के बाद एक रेखा इस प्रकार से यूँ खींच दी। अब इसी प्रकार से हमने क्या किया कि यहाँ पर ए पर प्रकार रखी और फिर ए पर प्रकार रखने के बाद इस प्रकार से एक लाइन खींच दी। अब ये जो हमने लाइन खींची हैं, अब यहाँ पर आप देखोगे तो ऊपर हमने एक वर्ग बना दिया अंदर, देखिए ऐसा ही बना हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए चित्र कैसा ही बना हुआ है, इससे आपको मतलब नहीं है लेकिन आपको बस समझ आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर एक वर्ग बना दिया, भुजाओं से झुलता हुआ वर्ग होना चाहिए। ठीक, भुजाओं से झुलता हुआ एक वर्ग बना दिया और इसको हमने बोल दिया R1। ठीक, इसकी जो त्रिज्या है उसे बोल दिया हमने R1। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें भुजाओं से झुलता हुआ एक यहाँ पर वृत्त बना दिया और यहाँ पर इसको हमने त्रिज्या को नाम दे दिया R2। ठीक, इसके बाद यहाँ पर जो बनेगा और यहाँ पर जो बनेगा वो आपका सेम ही रहेगा, तो उसकी त्रिज्या को नाम दे दिया हमने R3। अब यहाँ पर बोला जाए कि R1 क्या होगा, तो R1 की हमेशा जो लंबाई होगी वो क्या होगी a/16। ठीक, और यहाँ पर R2 की लंबाई कितनी होगी, तो R2 की लंबाई होगी आपकी 3a/8। ठीक, और R3 की बात की जाए तो R3 होगा आपका a/6। ठीक, इसके बाद R1, R2 और R3 इनका यदि रेशियो पूछा जाएगा, रेशियो भी पूछा जाता है, आपका पूछा भी जा चुका है। ठीक, यदि रेशियो पूछा जाए तो आप हमेशा याद रखिए 3:18:8 ये आपका रहता है। ठीक, इससे जुड़े जो है आपके क्वेश्चंस होंगे वो हम आपके नेक्स्ट क्लास में कराने वाले हैं।